तो सर फेक और फॉल्स केसेस की तादाद कितनी है? जिस हिसाब से फेक केसेस लगाए जा रहे हैं, क्या इंडियन मेल को शादी करनी चाहिए? तो पब्लिक क्यों नहीं रोकती है? क्या पुलिस का डर है, लॉ का डर है, या बार बार उनके बुलाने का डर है? उसका सर तोड़ दिया था, पैर बुरी तरीके से तोड़ दिए थे। इंडिया के सारे केसेस पर ध्यान हटाकर सिर्फ उस केसेस पे फोकस करना किस हद तक सही है? मैंने इतने डिवोर्सेस और इतनी स्टोरीज देख ली थी कि मेरा पर्सनली भी शादी का कभी मन नहीं है। पेंडिंग केसेस होते हैं, क्या वो भी जजेस की कमी की वजह से इतने टाइम तक पेंडिंग रहते हैं? कोर्ट कचहरी जाना इट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग। आज की डेट में डिवोर्सेस किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। बहुत ही ब्रूटल मर्डर का केस मेरे पास आया था। जैसे अतुल सुभाष का केस जो था वो बहुत हाइप में था, पर कुछ वक्त बाद उसके बारे में अब बात ही नहीं होती। कोई भी बात नहीं करना चाहता। बट ऐसा कह देना कि लॉ बिल्कुल ही गलत है तो ऐसा नहीं है। अभी भी लोगों को प्रोटेक्शन, women need protection. Law is so one-sided in favor of the wife that ऐसे एक केस होने से या एक लिमिटेड टाइम की मूवमेंट होने से कुछ नहीं होगा। करप्ट होते हैं कि सर इस पे फेक केस लगाइए आप, इस पे द अमाउंट ऑफ फेक केसेस इज रैम्पेंट। बहुत इजीली फेक केसेस फाइल होते हैं। जजेस बायस्ड होते हैं, क्योंकि आज वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिस्ट के नाम पर उस चीज़ का, उस लॉ का गलत यूज़ हो रहा है। रिकॉर्ड देख के पता चल जाता है उसने किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करी है, पर उनको जस्टिस नहीं मिला। स्टार्टिंग में मार्चेस हुए, सोशल मीडिया पे इतना हाइप बना। जो भी लीगल सिस्टम को थोड़ा भी समझता है या समझ जाता है तो वो मिसयूज तो करता ही है। तो सर जिस हिसाब से फेक केसेस लगाए जा रहे हैं, क्या इंडियन मेल को शादी करनी चाहिए? एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय प्रैक्टिस, तो मैंने एक फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत करे। मैं फैमिली कोर्ट में गया, मेरे पास बहुत सारे फैमिली मैटर्स आए जिसमें हस्बैंड वाइफ की स्टोरीज मैंने देखी। आई जनरली केम फ्रॉम दी हस्बैंड साइड बिकॉज वाइफ साइड जो भी आती थी उनके एक्सपेक्टेशन थे कि सर इस पे फेक केस लगाइए, आप इस पे FIR करवाइए इसके। तो ये डायरेक्ट बोल देते थे? डायरेक्ट बोलते थे कि सर, मैंने पूछा कि अगर ऐसा हुआ है क्या, बोलते सर ऐसा हुआ नहीं है बट थोड़ा परेशान करना है हमको। तो मैं एथिकली ये सब नहीं करता था, तो जनरली मेरे जो क्लाइंट्स बनते थे वो हस्बैंड साइड ही आते थे। Okay. मैंने इतने डिवोर्सेस और इतनी स्टोरीज देख ली थी कि मेरा पर्सनली भी शादी का कभी मन नहीं हुआ आज तक। मतलब आई एम नेवर मैरिड, एंड इवन फॉर पीपल हु वांट टू गेट मैरिड, आई थिंक इट हैज़ नाउ बिकम अ कंसिडरेशन कि यार कल को डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा, कल को ये हमारे मम्मी पापा से ऐसा तो नहीं करेगी, FIR की वो तो नहीं है। तो सिंस केसेस इतने फेक बढ़ गए हैं तो यू शुड डेफिनेटली ऐड दैट एज अ फैक्टर कि ये लड़की या लड़का मेरे को ऐसे परेशान नहीं करेगा बाद में लीगल बैटल्स में। तो आप थोड़ा समय लेके उसमें ये रेड फ्लैग्स ज़रूर देखें कि ये कर सकती है या नहीं कर सकती है। ओके। तो क्या इसके लिए कोई ऐसा कानून बन सकता है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है जिसकी वजह से आगे जाके मेल को प्रॉब्लम ना हो? क्या वो ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकता है लॉ से? देखिए, उसे प्री नप्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं जो US में कॉमन है। क्योंकि लोग किसी भी तरीके से मिल सकते हैं, पीपल विद डिफरेंट स्टैंडिंग एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है, जिसकी स्टैंडिंग हो सकता है उसे फैमिली से कुछ पैसा मिला हो एंड दे वांट टू सेव दैट फैमिली मनी, या उसके एक इमोशनल सेंटिमेंटल वैल्यू रहती है कि मुझे ये प्रॉपर्टी मेरी फैमिली फादर से मिली है तो आई वांट टू प्रोटेक्ट इट। तो उसमें वो लोग एक प्री नप्चुअल अग्रीमेंट कराते हैं कि भाई अगर डिवोर्स होता है तो वी कांट क्लेम एनीथिंग अगेंस्ट ईच अदर। बट इंडिया में वो कंसेप्ट नहीं है और वो होना चाहिए विथ सर्टेन क्लासिफिकेशंस के। इन केसेस में वो अग्रीमेंट वैलिड होगा, अग्रीमेंट नहीं वैलिड होगा। डेफिनेटली ऐसा एक लॉ होना चाहिए, स्पेशली इन द अर्बन सिनेरियो ऑफ इंडिया। रूरल सिनेरियो विल हैव डिफरेंट कंसिडरेशंस, बट अर्बन सिनेरियोज में ऐसा एक अग्रीमेंट का रूल होना चाहिए, एक ऐसा लॉ होना चाहिए विच परमिट्स सच अग्रीमेंट। तो ज़्यादातर डिवोर्स का रीज़न क्या होता है? कई सारे रीज़न हो सकते हैं, और डिवोर्स आज से नहीं 1947 1950 से हो रहे हैं, कोई उसमें नई चीज़ नहीं है। आज की डेट में डिवोर्सेस किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। आज की डेट में डिवोर्स इस रीज़न से भी हो जाते हैं कि मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए नहीं बन रही है बिकॉज दैट गाय इज़ नॉट लाइवली। ओके। एंड द गाय कुड हैव अ डिफरेंट कंसिडरेशन कि नहीं, वो ऐसी नहीं है, घर का काम नहीं करती है। जो छोटे छोटे रीजंस हैं, अंडरस्टैंडिंग
क्रिएट की जा सकती बट नहीं होते हैं। इन लॉज भी रीज़न होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड भी इनफैक्ट अगर आपके साथ कोई भी इशू होता है, आप लेट हो गए किसी मीटिंग में और आप नहीं पहुंच पाए उसको मूवी ले जाने के लिए टाइम पे, एंड शी इज़ कॉलिंग हर सिस्टर कि यार ऐसा करता है वो, ये फिर से नहीं आया, शी इज़ कंप्लेनिंग टू हर, और अगर वो ये बोल देती है कि यार कोई बात नहीं यार, वो बिज़ी रहता है, वो उसका आने का मन होगा बट वो आ नहीं पा रहा है, थोड़ा समझ, वो उसके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, तो रिलेशनशिप विल गो वेल, शी विल बिकम अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है। बट अगर वहीं पे वो सिस्टर या उसकी मदर ये बोल दें कि यार तू ये सब डिज़र्व नहीं करती है, ये कोई तरीका नहीं होता, वो तेरे को इम्पोर्टेंट ट्रीट नहीं कर रहा है, वो जो तुझे ग्रांटेड ले रहा है, तो ऑब्वियसली द स्ट्रेन विल स्टार्ट डेवलपिंग विथ एज इफ अ कैटलिस्ट हैज़ बिन पुट इन अ रिएक्शन। तो इसलिए इन लॉज का बहुत बड़ा रोल रहता है। ओके, सो डिवोर्स केसेस में हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे अतुल सुभाष का केस जो था वो बहुत हाइप में था, पर कुछ वक्त बाद उसके बारे में अब बात ही नहीं होती। Right. कोई भी बात नहीं करना चाहता। उस केस में फैमिली से लेके लड़की की फैमिली से लेके जज भी करप्ट थे। सब चाहते थे कि उनके अगेंस्ट सब कुछ प्लॉटिंग हो चुकी थी, पर उनको जस्टिस नहीं मिला। स्टार्टिंग में मार्चेस हुए, सोशल मीडिया पे इतना हाइप बना, बट अब उस केस का क्या सीन है, मतलब अब उसके वो केस किस स्टेज पर है? I don't think that Atul Subhash case will have long-standing consequences. But इसका रीज़न ये भी है कि लॉ इज़ सो वन साइडेड इन फेवर ऑफ द वाइफ दैट ऐसे एक केस होने से या एक लिमिटेड टाइम की मूवमेंट होने से कुछ नहीं होगा। दूसरा कंसिडरेशन ये भी है कि रूरल इंडिया में अगर आप जाएंगे तो वाइफ्स आर एक्चुअली दे रिक्वायर प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉ। हम अर्बन इंडिया में रहते हैं, वी कम फ्रॉम लेट्स से कुछ नहीं तो कुछ नहीं, हम टॉप 10% फाइनेंशियली में आते हैं, तो हमें लगता है कि विमेन के अगेंस्ट सारे लॉज विमेन के फेवर में हैं, तो ऐसा चेंज आना चाहिए। बट जो रूरल इंडिया में जाएगा उसे मालूम है कि वो वाइफ अपना घर सब छोड़ के आ गई है, उसको अगर आपने डिवोर्स दे दिया तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, ना उसे पढ़ना आता है, कई बार ना लिखना आता है, ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहती है अगर वो पढ़ी लिखी हुई है तो शी नीड्स प्रोटेक्शन। फॉर दैट दीज लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन माई ओपिनियन एक बाइफर्केशन होना चाहिए in light of urban, rural and educated and non-educated as a factor, कि एक केस को डिसाइड करने में वाइफ की एजुकेशन और उसकी एम्प्लॉयबिलिटी शुड बिकम अ हेवियर फैक्टर। आज की डेट में वो बहुत हेविली नहीं लिया जाता है उस फैक्टर को। True. तो वो चेंज होना चाहिए, विच कैन चेंज विद जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑल्सो, और लेजिस्लेटिव चेंज भी आना चाहिए। बट ऐसा कह देना कि लॉ बिल्कुल ही गलत है, तो ऐसा नहीं है। अभी भी लोगों को प्रोटेक्शन, विमेन नीड प्रोटेक्शन। आजकल बहुत जगह सुनने में आता है कि हमारे मम्मियों के टाइम पर या हमारे पेरेंट्स के टाइम पर तो डिवोर्स नहीं होते थे, और आज जो डिवोर्स होते हैं, वही एक सबसे बड़ा चेंज है कि आज वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिस्ट के नाम पर उस चीज़ का, उस लॉ का गलत यूज़ हो रहा है। आज अगर कोई लड़की इस लॉ का गलत इस्तेमाल कर रही है और वो प्रूफ हो जाता है, तो उसको सज़ा मिलेगी? मिल सकती है। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन दूसरे हो सकते हैं, बट इन प्रिंसिपल उसको सज़ा मिल सकती है। अगर हस्बैंड एक्विट हो जाता है इवेंचुअली एंड इट अपीयर्स कि भाई बहुत ज़्यादा ही क्लियर कट केस है कि उसने झूठा केस लगाया था, तो वो एक सिविल सूट फाइल कर सकता है कि इसने मेरे पे झूठा केस लगाया, ये क्लियरली दिख रहा है कि मलिशियस था, तो इसकी वजह से मेरे को मेंटल एगनी हुई, मेरे लिटिगेशन एक्सपेंसेस हुए, मेरी लॉस ऑफ रेप्यूटेशन हुआ, मेरी फैमिली को परेशानी हुई, इसलिए मुझे इसका हर्जाना दिलाया जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि वाइफ विटनेस स्टैंड में आके झूठ बोलती है, वो झूठे एफिडेविट साइन करती है, तो दैट अमाउंट्स टू परजरी, तो उसके भी केसेस वाइफ के अगेंस्ट लग सकते हैं या इवन हस्बैंड के अगेंस्ट। सो ये सज़ा इस सेंस में मिल सकती है। जैसे कि अभी अतुल सुभाष जी का केस, अगेन मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि उनकी फैमिली, उनकी जो वाइफ साइड की फैमिली है, वो बेल पर बाहर आ गए, और सडनली फिर एक इंदौर में भी एक केस देखा गया
कि एक हस्बैंड ने एक लेटर लिखा 14 पेजेस का, उसमें भी अपनी वाइफ को और उसकी फैमिली को जिम्मेदार बताया। एंड सडनली अगेन कुछ दिनों पहले आगरा में एक सेम केस आया, जो मानव शर्मा है उनका केस। तो इतने सारे केसेस कंटिन्यू में हो रहे हैं। अगर इस पर नहीं कानून बना, या फिर अगेन मेल्स के अगेंस्ट हमेशा अगर लॉ मेल के अगेंस्ट रहा, और जो हमारा पुलिस सिस्टम है, लेजिस्लेटिव है, वो भी अगर मेल्स के अगेंस्ट रहा, तो कब तक ये चीज़ चल पाएगी? और ना ही फिर किसी की शादी इतने टाइम तक टिक पाएगी, ना ही लोगों का भरोसा रहेगा रिलेशनशिप पे और लॉ पे। डेफिनेटली जल्दी बदलना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आस्क एनी मैन वो यही बोलेगा। एंड बिकॉज एक तो शादी से लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है, विच इज़ वेरी बैड फॉर आवर सोसाइटी। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट legislature and the executive and the financial well-being of the entire country कि हमारी शादियां लंबी चले। बट अगर वो नहीं हो रहा है तो लॉन्ग टर्म उसके इफ़ेक्ट्स होंगे। बट आई डोंट थिंक कि बहुत जल्दी कोई चेंज आएगा इन लॉज में, बिकॉज अभी भी मेल्स आर कंसीडर्ड कि इनको नहीं हो सकता है कोई, दे आर कंसीडर्ड कि इस पे ये थोड़ी ना वल्नरेबल क्लास है। और ये इक्के दुक्के केसेस हैं, ये हाईलाइट हो गए हैं, इसलिए ऐसा लगता है। बट ऐसे मेजर ओवरऑल चेंजेस हो जाएंगे, नहीं होने चाहिए डेफिनेटली, बट हो जाएंगे आई डोंट थिंक सो कि लेजिस्लेचर इज सो मोटिवेटेड कि वो मेल्स के खिलाफ लॉज चेंज कर दें, वो अपना फीमेल वोटर बैंक नहीं करना चाहेंगे आई थिंक। क्योंकि सोशल मीडिया का पावर इतना बढ़ गया है, जैसे कि रणबीर अलावदी एंड समय रैना का केस था। तो इंडिया के सारे केसेस पर ध्यान हटाकर सिर्फ उस केसेस पे फोकस करना किस हद तक सही है? जो दिल्ली में जो भगदड़ हुई स्टेशन पर, इतने लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, फिर जो महाकुंभ में जो ट्रेन जा रही थी उस पर हमला हुआ, उसके कांच तोड़े गए, पानी डाला गया, पैसेंजर्स को परेशान किया गया। तो ये सारे केसेस छोड़कर, ये सारी चीज़ें छोड़कर हमारी सोसाइटी सिर्फ रणबीर अलावदी के स्टेटमेंट पर स्टिक हो गई है। बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज रणबीर अलावादिया माइट बी अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन, ही इज़ इन्फ्लुएंशियल और नॉट इन्फ्लुएंशियल, बट ही इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट पर्सन एज फार एज द कंट्री इज़ कंसर्न। वो ना कोई पॉलिटिशियन है, ना ही कोई एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल है। ट्रू। तो ऐसा नहीं है कि उनने कुछ बोल दिया और लोग हर्ट हो गए। एज फार एज लोगों के पर्सनल सेंटिमेंट्स हैं या पर्सनल वैल्यूज़ का जजमेंट है, कोई उसको दे डोंट लुक अप टू हिम कि रणबीर जो बोल देगा हमें वही करना है, और उसने गलत बोल दिया, उसे नहीं बोलना चाहिए था। ही इज़ नो बडी इन दैट रिगार्ड। तो बिल्कुल उसको इतनी तूल देना कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया। और पर्सनली एनीवन जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो दुनिया में बाहर जाता है, उसको मालूम है कि उसने जो बोला वो कुछ भी नहीं है। लोग इससे ख़राब बात बोलते हैं, शेयर करते हैं, और ख़राब बातों को तो छोड़िए, ख़राब काम भी करते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ ऑन दैट स्केल कुछ भी नहीं है, उसने कुछ बोल ही दिया, एक्सप्रेस कर दिया, गलत था, यू डिलीट इट, डोंट शेयर इट। तो सोशल मीडिया का पावर इतना ज़्यादा है, और जहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स को इतनी हाइप दे दी गई है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट खुद उस केस में इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पर अगर किसी नॉर्मल इंसान ने, किसी आम आदमी ने ये बोला होता, जो रूरल एरिया से निकल के आया होता, तो शायद उसका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट हो जाता, डिलीट हो जाता, इससे ज़्यादा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगेन रणबीर अलावादिया कंट्री के लिए या उसकी फंक्शनिंग के लिए या उसके सिटीजन्स के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। सोशल मीडिया कैसे फंक्शन करता है, इससे स्टेट को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए इस केस में। अगर जनता को लग रहा है इसको वायरल करना है तो दे कैन डू इट, दे आर फ्री टू डू इट। जनता को लग रहा है इसको क्रिटिसाइज करना है, दे कैन डू इट। जनता को लग रहा है कि इसको प्रमोट करना है, दे कैन डू दैट एज वेल। बट स्टेट मशीनरी का इतना मोटिवेटेड तरीके से इन्वॉल्व होना, एवरी मिनिस्ट्री, एवरी एग्जीक्यूटिव इज़ फोकसिंग ऑन दैट इशू, वेयर एज अगर आप कोई भी लड़की, कोई भी लड़का, कोई भी अग्रीव्ड पुलिस के पास चला जाता है कि सर मेरे साथ रेप हुआ है, इसने मेरा हाथ तोड़ दिया, ये मेरे से 50 लाख लेके चला गया, आप चक्कर काटते रह जाएंगे, वो आपके FIR नहीं लिखेंगे। रणबीर अलावादिया ने कुछ बोल दिया, किसी को ऑब्सीन लगा, किसी को नहीं लगा, उसमें डजेंट मैटर। 6 महीने भी नहीं चलेगी ये स्टोरी, ना ही इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे रहेगा 5 मिनट के लिए भी। बट एंड जिसने भी, इवन सुप्रीम कोर्ट, दैट शोज कि सुप्रीम कोर्ट लिव्स इन द आइवरी टावर। अगर वो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, ऐसे ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं, देयर जुडिशियल विजडम के
आपने अपनी माँ बहनों को शर्मिंदा करा है पूरी कंट्री की. द फैक्ट इज दैट दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट थिंग्स हैपन ऑन द स्ट्रीट्स. आई रिमेंबर व्हेन सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड, मेरे पास ऐसे ऐसे मीम्स आए थे उसकी सुसाइड पे जिसमें उसने फांसी लटकाई हुई है उसकी फ़ोटो को ऐसे ऐसे करके भी मीम्स करे थे. तो ये कॉमन है, आई इग्नोर्ड इट. हर तरीके की चीज़ होती है सोसाइटी में, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने. इफ़ यू गो टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप नहीं जाओगे, मैं भी नहीं जाऊँगा, और नो ऑनरेबल जज विल गो देयर फॉर अनलेस टू ऑब्जर्व. काम अपना इलाज कराने कभी भी नहीं जाएंगे. डेफिनेटली. बट इफ़ यू मी और एनी ऑनरेबल जज गोज देयर, दे विल सी कि कैसा होता है. 4-4 घंटे तक डॉक्टर नहीं आता है. लोग ऐसे ज़मीन पे लेटे हुए हैं, कुछ तो भी हो रहा है. इट इज़ अ वेरी नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नथिंग. नो इंफ्रास्ट्रक्चर. इट इज़ वेरी अनसेवरी. मतलब आप देख लेंगे तो आपको दया आ जाएगी. उसके बारे में कोई इशू नहीं. दैट कॉग्निजेंस इज नॉट टेकन बाय एनीवन, पॉलिटिशियन और द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. Ranveer Alavadia said a statement, so that is just waste of human resources. That shakes the confidence of common citizen कि एक तो कुछ बोल नहीं सकते और कुछ बोल दिया तो ये लोग हाइप हो रहे हैं, और हमारा जो इतना लॉस हो रखा है, लोगों के 2-2, 4-4 करोड़ लाइफ सेविंग्स अटक जाती हैं. पुलिस नहीं करती कुछ भी, कोर्ट्स डिले पे डिले करती हैं. बट उसने मिस्टर XYZ ने कुछ बोल दिया तो हम उसको इतनी तूल दे रहे हैं, जो कि which is also covered by freedom to express oneself. So that is not done, I feel. जो पुणे पोर्श केस हुआ था, तो उनके पेरेंट्स के पास मनी एंड पावर अगेन, तो उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ पर उसके पीछे की क्या स्टोरी है? पुणे पोर्श की इसकी सबसे दुखद बात यह है कि लॉ, नॉट दैट कि लॉ क्या है और क्या नहीं. लॉ इज सेम फॉर एवरीवन, वेदर रिच और पुअर. बट डिफिकल्टी या पैसे और पावर की बात कहाँ आ जाती है? व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिव मशीनरी. अगर आपके पास पैसा है तो इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी आपकी हेल्प करने लग जाएगी. इस केस में क्या हुआ कि ब्लड सैंपल्स लेने थे. ब्लड सैंपल्स एक हॉस्पिटल से लिए गए, फिर पुलिस ने दूसरे हॉस्पिटल से भी लिए गए, ताकि एक तो पहले तो पता चल जाए कि ब्लड में अल्कोहल है कि नहीं, और वेरीफाई भी हो जाए, सेंसिटिव केस है, कि भाई दोनों सैंपल्स मैच हो रहे हैं. पहले जहाँ पे सैंपल्स लिए गए तो ये पता चलता है कि किसी और ही व्यक्ति के सैंपल्स ले लिए गए हैं, और उसके सैंपल्स को क्लीन चिट दे दी कि इसमें अल्कोहल नहीं है. मेरा जहाँ से दूसरे सैंपल्स लिए गए वहाँ से पता चलता है कि इसमें तो अल्कोहल है. देन इट इज़ फाउंड आउट दैट द पर्सन हु वाज टेकिंग द सैंपल्स वो मिल गया था. तो पैसे और पावर ऐसे ही पिक्चर में आ जाते हैं कि पुलिस उनकी पूरी हेल्प करने में लग जाती है. अगर आपने पुलिस को पैसे दे दिए तो वो आपका केस इतना वीक बनाएंगे कि आपको बेल मिल जाएगी. तो दैट इज़ द सिस्टमिक इशू इन्वॉल्व्ड इन द पोर्श केस, नॉट व्हाट द लॉ इज और इजंट, बट हाउ दिस एनी पर्सन विथ मनी और पावर कैन एक्सरसाइज डिस्क्रेशन इन देयर फेवर बाय मैनिपुलेटिंग द इन्वेस्टिगेटिंग मशीन. तो बीइंग अ गर्ल मुझे ये जानना था, और बहुत लड़कियों को ये जानना होगा, कि अगर कोई लड़की स्ट्रीट पर जा रही है, सड़क पर जा रही है, और कोई गैंग या कोई पर्टिकुलर लड़का उसको आकर टीज़ करता है या टच करता है इनअप्रोप्रिएटली और उसकी मर्ज़ी के बिना, और उसके अगेंस्ट वो कोई ऐसा एक्ट करती है या उसको नुकसान पहुंचाती है, हार्म कर देती है, रेदर वो फिज़िकल हो या मेंटल हो, तो क्या उस पर लड़का उस लड़की पर केस कर सकता है? तो जो लड़की ने किया वो एक सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है. आपके अगेंस्ट कोई भी क्राइम हो रहा है तो उससे आपको पूरा राइट है अपने आप को बचाने का. अगर कोई लड़का आपका आके हाथ पकड़ रहा है तो यू कैन स्लैप हिम, यू कैन सबड्यू हिम, बट दैट हैज़ टू बी प्रपोर्शनेट फॉर द पर्पज ऑफ योर डिफेंस. तो अगर आपका काम, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बैट है और उससे मार के आप अपने आप को बचा सकते हैं और फिर भाग सकते हैं और फिर यू कैन गो टू अ सेफ प्लेस, तो देन ही कांट गो टू द पुलिस सेइंग कि सर इसने मुझे मारा और मेरा दांत टूट गया. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास गन है और आपने गन दिखाई उसको और इतने में वो भाग रहा है, बट फिर भी भागते हुए व्यक्ति को आपने गोली मार दी, तो देन दैट इज नॉट अ प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स. तो सेल्फ डिफेंस में आप प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्सेज आप कर सकते हैं. थोड़ा एग्रेवेटेड भी हो गया प्रोपोर्शनेट से, हल्का फुल्का ज़्यादा भी हो गया तो भी चल जाएगा. बट
इतना भी नहीं कि अगर वो भाग ही रहे तो आपने उसे क्यों मारा, देन दैट वुड tantamount टू मर्डर. सही है. बट अदरवाइज आप बिल्कुल, आप पे मान लीजिए कोई रेप करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको उस सिनेरियो में उसको आप गोली भी मार देते हैं इन दी एक्ट, वो आपने बंदूक दिखाई, वो नहीं मान रहा, ओके. तो देन यू विल बी अब्सॉल्व्ड कि नहीं, आपने अपने सेल्फ डिफेंस में किसी के अगेंस्ट कुछ भी क्रिमिनल, जो अपेरेंटली क्रिमिनल एक्शन होगा अगर वो सेल्फ डिफेंस में नहीं होता तो वो आप कर सकते हैं. ओके. इनफैक्ट नॉट जस्ट यू, आपके साथ या आपका कोई फ्रेंड है वो आपके लिए भी सेल्फ डिफेंस करता है, आप किसी थर्ड पार्टी के लिए सेल्फ डिफेंस करते हैं, तो भी आप बच जाएंगे. तो ऐसा नहीं है कि किसी लड़की के साथ रेप हो रहा है तो लड़का आके उसको सर पे मार देता है और लड़का बेहोश हो जाता है या मर जाता है तो उस पे केस हो जाएगा. ओके. ओके. तो वो भी सेल्फ डिफेंस में जाएगा. वो भी सेल्फ डिफेंस में. ठीक है. तो अगर जब ये केस जज के सामने जाता है तो वो मिनट बाय मिनट पूछते हैं, हो सकता है कि याद ना हो सस्पेक्ट को या जिसने भी डिफेंस किया है उसको याद ना हो, तो इस सिनेरियो में केस उस पर उल्टा पड़ सकता है. केस उस पे उल्टा नहीं पड़ेगा, बट उसकी वजह से क्या होगा, जो अक्यूज्ड पर्सन है वो बच जाएगा. ओके. तो अगर वो कहे कि मुझे इससे आगे खतरा हो सकता है कि ये लड़का है, ये मुझे मेरा पीछा कर रहा है, इसने इतनी कोशिश कर ली, अब मुझे इससे खतरा है, तो उस सिनेरियो में हमारा लॉ क्या ऐसी प्रोटेक्शन देता है एक लड़की को, क्योंकि परमानेंट बॉडीगार्ड तो नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं रख सकते. तो उस सिनेरियो में उसे आज़ादी दे सकता है कि हाँ आप कर सकते हो, मार सकते हो या डिफेंस कर सकते हो किसी भी इंटेंसिटी पे जाके. देखिए, अगर आपके पीछे कोई लगा हुआ है और हैबिचुअली ऐसा कर रहा है तो अब प्रूडेंट कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी कि आप वहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएं और उनको बताएं कि भाई ये लड़का है, ऐसा ऐसा कर रहा है. वो उन पे इन्वेस्टिगेशन करेगी. और आप उसको परस्यू करिए, क्योंकि आपको उसको रोकना है, आप कब तक ऐसे फियर में रहेंगे. एंड एज यू सेड कि इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं हर किसी के पास, वो तो टॉप 1% या 0.1% के पास होते हैं, तो आपको पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी. बट अब फिर भी वो आता है या उस दिन पुलिस की हेल्प नहीं मिल पाई और इसी बीच वो आ भी गया, तो यू आर फ्री टू डिफेंड योर सेल्फ. ओके. तो लड़कियां वेपन्स रख सकती हैं अपने पास, जैसे गन तो लाइसेंस के साथ ही मिलती है, तो जैसे चाकू हो गया और कुछ सीक्रेट वेपन्स हो गए, अगर उनके पास मिलते हैं तो क्या गवर्नमेंट या पुलिस वाले ये मान लेते हैं कि आप गलत कर रहे हो, आपको ये नहीं रखना चाहिए? इट कैन वेरी. अब पहली बात तो आप वो वेपन नहीं रख सकते हैं जो विच आर नॉट परमिटेड बाय लॉ. ओके. या ऐसे वेपन जिनको यूज़ करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है तो उन्हें आप बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते हैं. ओके. तो आप कोई ऐसा वेपन रखें जिसका आपके पास लाइसेंस हो, या ऐसा वेपन रखें जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं हो. सो जैसे मार्केट में पेपर स्प्रे वगैरह आता है, आई फील कि आप वो रख सकते हैं, या फिर कोई बेसबॉल बैट, अब डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस. ओके. तो मैंने एक चीज़ और बहुत देखी है कि अगर स्ट्रीट पे लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, चाहे वो लड़का लड़की हो या लड़की लड़की हो, तो पब्लिक क्यों नहीं रोकती है? क्या कौन सा ऐसा डर है उनके अंदर जिसकी वजह से वो उन्हें नहीं रोकती है? सामने लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि एक मतलब उनमें से एक की डेथ तो कंपलसरी है, मतलब हो ही जाती है, तो पब्लिक क्यों नहीं रोकती है? क्या पुलिस का डर है, लॉ का डर है, या बार बार उनके बुलाने का डर है? आई थिंक इसमें पुलिस और कोई स्टेट मशीनरी का कुछ नहीं लेना देना है. दैट इज द वीकनेस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पीपल स्टैंडिंग देयर. ओके. अगर दे आर वॉचिंग अ वल्नरेबल पर्सन बीइंग डोमिनेटेड बाय अ स्ट्रॉन्गर पर्सन और वो फिर भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो दैट शोज देयर लैक ऑफ हार्ट. तो उसमें पुलिस का डर वगैरह नहीं है, क्योंकि पुलिस बचाने वाले को नहीं परेशान करेगी इतना, मतलब अभी वो दिन नहीं आए. सही है. तो वो वहाँ पे लोगों में हिम्मत नहीं है, इसलिए नहीं करते हैं. ओके. ये मतलब बहुत सीरियस कंसर्न है. सीरियस कंसर्न फॉर सोसाइटी है एज फार एज देयर कैरेक्टर स्ट्रेंथ इज कंसर्न, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद द लीगल और जुडिशियल सिस्टम. तो आपको अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हिम्मत करो और लोगों की मदद करो जो अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं. सही है. अभी वो नहीं बताया इसलिए, तो दैट शोज दैट. मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पर एक पुलिसमैन अपनी गन रीलोड कर रहे थे. सडनली उनसे गन चल जाती, उन्हें नहीं पता था, वो उसकी सेफ्टी लॉक उसका ओपन था, तो सामने जो वुमेन थी उसके सर पर गोली लगी और उनके ऑन द स्पॉट डेथ हो गई.
तो ऐसे सिनेरियो में उनका क्राइम मर्डर माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा, या फिर एक अनइंटेंशनल क्राइम माना जाएगा? देखिए, इस केस में उसको डेफिनेटली एक मर्डर माना जाएगा, बिकॉज एक एक्सेप्शन है, कई बार गलती हो सकती है, और गलती लेकिन रीजनेबल केयर के बाद अगर हो जाए फिर भी, तो फिर आप उसको एक एक्सेप्शन मान सकते हो कि नहीं ये। लेकिन इस सिनेरियो में आप एक गन लोड कर रहे हो, आपने सेफ्टी लॉक नहीं लगाया हुआ है, आपने मतलब बेसिक केयर भी नहीं करी कि वो गन चल गई, हाँ वही। तो देन इन दैट केस यू विल नॉट गेट द बेनिफिट कि गलती से हो गया। इवन आप एक पोजीशन पे हो जहाँ पे आप उस वेपन से यूज्ड हो, उसके बाद भी ये Yes. हो जाए तो फिर उनके अगेंस्ट ही जाएगा ये केस। बिल्कुल। अब अनलेस ही कैन शो कि नहीं वो गन इतनी हेवायर थी कि वो कुछ भी कर सकती थी, हाँ, बट इफ द गन इज नॉर्मल मेंटेनेंस, फिर उनको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके। ये बेनिफिट उस केस में मिलता कि मान लीजिए आप शिकार पे गए हैं डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, और आप स्कोप लगा के किसी जानवर पे एम कर रहे हैं, एंड यू हैव नो एक्सपेक्टेशन कि वहाँ से कोई इंसान भी आ सकता है, और फिर उसको गलती से अगर लग जाएगी, तो यू विल गेट द बेनिफिट कि भाई आपने सब देखा, हर जगह देखा, इतनी दूर कोई इंसान आ नहीं सकता था, फिर भी आ गया, तो आपको शायद मिल जाए वहाँ पे रिलीफ। बट ऐसे कैजुअली नहीं, यू हैव टू एक्सरसाइज ड्यू केयर। सो मैंने ना मूवीज़ और सीरीज़ में बहुत देखा है कि जो आई विटनेस होते हैं ना, उनको मार दिया जाता है, या जो कोर्ट में गवाही देने जाते हैं उनको मार दिया जाता है। चाहे जिसने क्राइम किया है उस पर इतना कुछ नहीं होता, उसके अगेंस्ट इतना कुछ नहीं होता, और जो केस लड़ रहा है लॉयर, मतलब मुझे ये जानना है कि सबसे ज़्यादा खतरा किसको होता है? लॉयर को होता है उस केस को लड़ते हुए एक, या फिर आई विटनेस को होता है, या फिर जज को होता है, या फिर जिसने क्राइम किया उसको होता है? अगर ये सारे सिनेरियोज तभी पॉसिबल हैं अगर अक्यूज पार्टी जो है वो बहुत पावरफुल और बहुत पैसे वाली है। ओके। ये तो उन्हीं केसेस में होगा। अगेन मनी एंड पावर। हाँ, क्योंकि वही अफोर्ड कर पाएगा कि भाई तू इसको मरवा दे अभी, बिकॉज जो मारने जा रहा है वो भी पैसे लेगा और इन्फ्लुएंस भी चाहिए उसके लिए। उसको अगर पुलिस हेल्प कर रही है तो अगेन इन्फ्लुएंस, पैसा दोनों चाहिए। तो अज्यूमिंग कि जो आप सिनेरियोज बता रहे हो कि वो इन्हीं केसेस में होंगे, खतरा तो है। देखिए, जो विक्टिम है उसको भी है, और जो विटनेसेस हैं उनको भी है, और होता भी है। उनको डराया धमकाया जाता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है, वो पैसे भी दिए जाते हैं, वो पलट गए और मान गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो डेस्परेट सिचुएशंस में ये चीज़ें भी होती हैं। तो इस केस में उन्हें जज से ये सब चीज़ें कम्युनिकेट करनी चाहिए सो दैट दे गेट प्रोटेक्शन, कि भाई हमें प्रोटेक्शन दो, नहीं तो ख़त्म ही हो जाएंगे। देती है मतलब हमारा लॉ प्रोटेक्शन देता है, फिर प्रोटेक्शन दिए जाते हैं। और आपने अगर मूवी देखी होगी एक बंदा ही काफ़ी है, समथिंग लाइक दैट, जो उस पे आसाराम बापू के ट्रायल पे बनी है। ओके। तो नॉट गोइंग इनटू द वेरासिटी ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द मूवी, बट ऐसा होता है। प्रोटेक्शन भी दी जाती है। लॉयर को खतरा जनरली कम रहता है, बट लॉयर पे भी प्रेशराइज होते हैं चीज़ें, और तभी डिमांड्स भी होती हैं टाइम टू टाइम कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। सो इफ़ द पार्टी इज़ पावरफुल देन डेफिनेटली, इसीलिए कई बार लोग आते भी नहीं हैं। तो बिलेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंसेस क्या क्या होते हैं, मतलब क्या डिफरेंस होता है दोनों में? बेलेबल और नॉन बेलेबल में मेजर डिफरेंस ये रहता है कि बेलेबल ऑफेंसेस, वो सिंपल टर्म्स में बताऊं तो वो ऑफेंसेस होते हैं जो बहुत सिंपल नेचर के होते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, और अगर अरेस्ट कर सकती है तो आपको बेल के लिए कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। आप पुलिस ही आपकी बेल करा सकती है, तो उसमें आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। अल्टीमेटली अगर आप ट्रायल चलता है और कन्विक्ट हो जाते हैं तो ही जेल जाना पड़ता है, दैट इज़ बेलेबल। बट कुछ केसेस हैं जिसमें अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो आपको कोर्ट ही बेल दे सकती है। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पे एलिगेशन है कि आपने मर्डर किया है और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है आपको, तो फिर कोर्ट ही देखेगी कि यार इसने देख के लग रहा है कि किया है कि नहीं किया है। अगर लग रहा है कि नहीं किया है तो ही वो आपको बेल देगी। तो दैट इज नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कि बेल कोर्ट देती है फिर। ओके। तो जैसे किसी की फैमिली में कोई एक अक्यूज्ड है और वो भाग जाता है, तो क्या उसके भाई को या उसकी फैमिली को पुलिस पकड़ के, क्योंकि ऐसा होता है पुलिस पकड़ के ले जाती है कि आप चलो हमारे साथ थाने, तो क्या ये पावर उनके पास एक्चुअल में होती है या फिर से वो डराने के लिए करते हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए दे कैन समन
देम कि Okay. आप आइए बताइए कहाँ है, क्योंकि आपका बेटा है तो आपको मालूम होगा कहाँ है, आपको कुछ बताया होगा। तो इन्वेस्टिगेटिव पर्पजेस के लिए वो उनसे बुला सकती है और उन्हें सपोर्ट करना भी चाहिए। Okay. बट एज फार एज कि भाई उसने मर्डर करा है या उसने कोई गलत काम करा है तो हम आपको अंदर डाल रहे हैं, दैट इज इम्परमिसिबल। ओके, तो मतलब हैंडकफ्स उनके रिलेटिव्स को नहीं पहना सकते? अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, आने के लिए रेडी है, तो नहीं ज़रूरत है। ओके ओके, ठीक है। सो बहुत सारे क्राइम्स की बातें हो गई हैं और बहुत सारी टेक्निकल बातें भी हो गई हैं। अब आप बताइए, एज अ एडवोकेट के पास क्या क्या पावर होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे एक एडवोकेट का ओहदा और उसकी पावर पोजीशन बढ़ती है या मेंटेन रहती है? सो एक क्लाइंट थे मेरे, दे केम टू मी फॉर हाई कोर्ट केस, क्योंकि वो एक कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में केस चल रहा था और उनके ब्रदर ही उस केस को देख रहे थे। ओके। दे केम टू मी कि सर हाई कोर्ट में ये केस है, आप लगा दीजिए। आई फाइल्ड दैट केस और उसमें मुझे इंटरिम रिलीफ मिला। और जब उन्होंने मुझसे बात करी तो उन्हें लगा कि ही हैज़ एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ। तो उन्होंने कहा कि आफ्टर आई गॉट हिम द रिलीफ, ही सेड कि सर मेरे जो बाकी 5 केस चल रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। तो उन्होंने अपने भाई से ही अपने केस लेके मुझे दे दिए। ओके। तो एज अ लॉयर अगर आपको नहीं काम आता है तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। एज अ ह्यूमैनिटेरियन रिस्पेक्ट जो मिलती होगी वो मिलेगी, बट जो सोसाइटल रिस्पेक्ट, इन्फ्लुएंस या एक जैसे कहते हैं रिगार्ड जो पीपल से मिलता है, वो दैट यू विल नॉट गेट। ओके। सो आपके पास ऐसा कोई कभी कोई सिली केस आया हो कि आपको लगा हो कि यार इसे तो आना भी नहीं चाहिए, इसे रजिस्टर भी नहीं होना चाहिए था, तो ऐसा कोई केस आपके पास आया हो? बिल्कुल ऐसा केस आया है। इन केसेस को वेक्सेशियस केसेस जनरल लीगल टर्म्स में बोला जाता है। Okay. अभी एक केस आया है मेरे पास रिसेंटली, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स। एक व्यक्ति बोलता है, केस लगाता है कि सर मैंने इनको ज़मीन बेची, मैंने इनको रजिस्ट्री कर दी और मैंने जो रजिस्ट्री में अमाउंट लिखा है वो चेक से ले भी लिया है। बट मेरा और इनका एक मौखिक बात ये भी हुई थी कि ये कैश में ऊपर से मैं तेरे को 3 करोड़ रुपए और दूंगा, वो मुझे नहीं दे रहे हैं। तो दैट इज कंप्लीटली वेक्सेशियस, क्योंकि ऐसे तो आप खुद ही बोल रहे हो कि आप ब्लैक में ट्रांजैक्शन कर रहे थे। दूसरा, ऐसे तो हर कोई रजिस्ट्री के बाद हर व्यक्ति आके बोल देगा कि भाई मेरे को आप और पैसे दो, नहीं तो मैं केस फाइल कर दूंगा। डेफिनेटली। तो ऐसे बेतुके केसेस आते हैं बहुत। मतलब वर्ड्स की वैल्यू नहीं रहती। अगर एक केस के बारे में अगर हम बात करें तो आपके वर्बल वर्ड्स की वैल्यू नहीं रहती। आपको कुछ या तो लिखित में होना चाहिए या आपने कहीं कोई स्टेटमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि लॉ का एक सिद्धांत है कि जिस भी फैक्ट का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिकॉर्डेड है उस पे आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो। तो आप, और दूसरी चीज़ है एडमिशन की। आप ये नहीं कह रहे कि ये जो रजिस्ट्री करने में गया था वो रजिस्ट्री में गन पॉइंट पे गया था, या आप ये नहीं कह रहे कि उसने मेरे बेटे को अगवा कर लिया था तो मैंने मजबूरी में वो साइन करे। आप कह रहे हो कि मैं खुद होशो हवास में गया और मैंने ही साइन करे। आप ये भी एडमिट कर रहे हो कि हाँ पैसे भी पूरे आ गए। तो फिर अब आप ये नहीं कह सकते कि इनके अलावा ये थर्ड कंसिडरेशन मेरा वो मौखिक हुआ था। ओके। तो आपके बेस्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं अभी तक आपकी जर्नी में? बेस्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली एक लॉयर की लाइफ में इतना हार्ड वर्क होता है, इतनी पढ़ाई होती है और इतनी चीज़ों से डील करना पड़ता है कि आपके बेस्ट एक्सपीरियंसेस 3% होते हैं। आई थिंक अ लॉयर फील्स हैप्पी 3% ऑफ हिज टाइम ही स्पेंड्स, बट वो 3% दे आर मेजर। आई रिमेंबर मेरे लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट था कि मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था एंड द क्वांटम और द इम्पॉर्टेंस ऑफ द केस वॉज वेरी हाई। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जिन पे एक crores में रिकवरी थी एंड आई टॉक टू द ऑफिसर इन चार्ज कि what is the matter, I was consulting him. He said कि sir we anyways have to pay it, so you might as well do whatever you want. So I talked to the senior officer कि sir the officer in charge is of this view and if we are bound to pay then we might as well pay now and strike a deal that we are ready to pay if you are willing to let go the interest. तो उन्होंने कहा कि नहीं आप you fight the case. ठीक है। अब सरकारी लॉयर या फिर कोई भी एक लॉयर, इम्पर्सनल केस है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है,
वो हार भी गए तो मेरे को ऐसा बुरा नहीं लगेगा कि किसी पर्सनल आदमी का वो हो गया, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी एज सच। बट आई वॉज लाइक नहीं, ऐसे अभी आई एम द लॉयर, द क्लाइंट डज नॉट नो द लॉ। तो मैंने उसको बहुत रिसर्च करा, बहुत डिफ़िकल्ट केस था मेरे लिए, उसमें 1000 पेज के टेंडर डॉक्यूमेंट्स थे, सारी टेक्निकल वर्डिंग्स थी, नया टाइप का लॉ था। मैंने बहुत उसकी रिसर्च करी। इट टुक मी 3 days ऑफ रिलेंटलेस वर्क फॉर एटलीस्ट 8 hours एवरी डे, एंड देन आई फाइनली क्रैक द केस। आई रियलाइज दैट दिस केस इज़ नॉट मेंटेनेबल। उसके लिए मेरे को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़े, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ी। सो दैट मोमेंट व्हेन यू क्रैक दैट केस एंड यू रियलाइज कि वो जो केस लगाया है वो लगा ही नहीं सकता था, और आपकी एक एप्लीकेशन लगाने पे वो केस ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ द जॉय अ लॉयर फील्स, बट दैट इज़ ओनली 3% ऑफ द टाइम। Rest 97 इज़ मिजरी। तो मतलब सच में ऐसा होता है कि अगर एक कोई केस है उसके लिए हज़ारों पेज की चार्जशीट बनती है, तो वो पूरा पढ़ना पड़ता है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उससे रिलेटेड बुक सब पढ़ना पड़ता है। अगर आप अपने काम को सीरियसली लेते हैं एंड यू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नाउ दिस केस हैज़ बीन गिवन टू मी, तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई डू द बेस्ट आई कैन, तो आपको करना चाहिए। अभी इन दैट केस अगर मैंने ये अप्रोच ली होती कि अच्छा उन्होंने ये केस फाइल करा है, लेट मी कॉल दी ऑफिसर इन चार्ज, क्लाइंट से पूछता हूँ, उसके हिसाब से जवाब बना के कर देता हूँ, एविडेंस हो जाएंगे और जो ऑर्डर हुआ वो हुआ। तो अगर मैं इस अप्रोच के साथ रहता तो वो केस में वो एप्लीकेशन नहीं लगा पाता कि ये पूरा टाइम भी बचता, कोर्ट का भी टाइम बचता, और केस भी जीत गए बिना कुछ करे मतलब इतना टाइम स्पेंड करे। तो दैट ऑल्सो वो एक अप्रोच अगर आप में है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको पूरी चार्जशीट पढ़नी पड़ेगी। जो कंसेप्ट्स आते हैं बहुत अच्छी बात है, जो कंसेप्ट्स नहीं आते वो आपको पढ़ के अप्लाई करने पड़ेंगे, एंड तभी आप उस केस के साथ जस्टिस कर पाएंगे। तो लॉयर्स और एडवोकेट्स में कैटेगरीज डिवाइड होती हैं, जैसे लॉयर्स अलग होते हैं, एडवोकेट अलग होते हैं, या फिर दोनों का मीनिंग एक ही होता है, या दोनों का काम सेम होता है? ओवरलैपिंग मीनिंग होता है। So every advocate is a lawyer, but not every lawyer is an advocate. Okay. तो advocate generally is a term for a person जो कोर्ट में जाके आपकी पैरवी करते हैं. Okay. And lawyer can be anyone जो आपके legal compliances करते हैं, आपके mergers and acquisitions करते हैं, जो IPO निकलते हैं उसमें भी lawyers ही काम करते हैं capital markets में. So वो सब लॉयर्स हैं, बट अगर आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट के सामने अपना केस प्रेजेंट, अपने क्लाइंट का केस प्रेजेंट करते हैं, देन यू आर एन एडवोकेट। ओके, वही मेरी क्यूरियोसिटी थी। मैं हमेशा से देखती आ रही थी हाई कोर्ट के आगे या एक नॉर्मल कोर्ट के आगे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे होते हैं, क्या कि सिर्फ लॉयर्स बैठे रहते हैं वही सेम ड्रेस पहनकर, और कुछ एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो वही मुझे लगता था कि क्या डिफरेंस है, या फिर एक पोजीशन का डिफरेंस है, मनी का डिफरेंस है। तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है। एंड जस्ट टू से कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो टेबल पे बैठा है और वो हाई राइज में बैठा है। वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा है वो 10 लाख कमा रहा होगा महीने के, और वो जो हाई राइज में बैठा होगा वो 2 लाख ही कमा रहा होगा। तो बेस्ट स्टडी क्या है लॉयर एक एडवोकेट बनने के लिए? बेस्ट कॉलेज, बेस्ट कैसे चुने, या कोई किसी को परस्यू करना हो, किसी को स्टार्ट करना हो तो वो कैसे कर सकता है? एक अच्छा कॉलेज बहुत डिफरेंस लाता है, स्पेशली अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ या ऐसे लॉज में जाना है जो हु आर मेंट फॉर वेरी फ्यू पीपल। अगर आपको मैरीटाइम लॉ में घुसना है फॉर एग्जांपल, तो यू कांट डू लॉ फ्रॉम लेट्स से उज्जैन एंड देन एस्पायर कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के साथ काम करना है। यू आर नॉट स्टडीड मैरीटाइम लॉ फ्रॉम अ रिनाउंड प्रोफेसर, तो अभी यू आर नॉट यूजफुल फॉर देम। प्रॉबेबली अ गुड कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी कि आज मैंने डिसाइड करा है मैरीटाइम लॉ में घुसने का, सो आई जॉइन एन LLM प्रोग्राम फॉर मैरीटाइम लॉ एंड देन आई विल बी ओपन टू दैट करियर चॉइस। हाउएवर लिटिगेशन में आपका ये फ़ायदा है, अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको कॉलेज से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लॉ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लॉ इज़ सिंपल इंग्लिश और उसका इंटरप्रिटेशन होता है। किताबें मार्केट में अवेलेबल होती हैं, यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं जो आपको हिंदी में भी समझा देते हैं। तो लिटिगेशन में आप कहीं से भी कर सकते हैं, और आप ये ब्लेम भी नहीं कर सकते कि मैं छोटा कॉलेज गया था तो इसलिए नहीं कर पाया। आप कहीं से भी आ रहे हैं, लिटिगेशन में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली घुसें, और आप ये मान के चलें कि जो करना है आपको खुद करना है, आप खुद से कर सकते हैं, पूरे केपेबल हैं। हाँ, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपको जाना पड़ेगा अच्छे कॉलेजेस में,
और लिटिगेशन भी करना है और अच्छे कॉलेज से जाके करते हैं तो ऑफकोर्स बहुत इम्पैक्ट उसका आता है, उसका बेनिफिट मिलता है, दो दैट बेनिफिट कैन बी सर्कमवेंटेड ऑल्सो. सो आर यू हैप्पी विथ योर जर्नी जब जो अब तक की है एज एडवोकेट? I've recently felt the happiness to be honest. मैंने जब लॉ स्टार्ट करा था तो मैंने सीनियर्स को ज्वाइन करा, मैंने उनके साथ बहुत मेहनत करी. मैं उनके साथ सैटरडे संडे रात 10-11 बजे तक बैठता था. बाकी ऑफिस के जो कोलीग्स थे मेरे, देवर मैरिड, मेरे से सीनियर थे, उनके बच्चे थे, तो मैं सबसे कहता था सर आई एम सिंगल, मेरे को कहीं नहीं जाना है, आप लोग जाओ, मैं यहाँ पे सब देख लूँगा. एंड दिस इज़ हाउ आई स्पेंट माई टाइम इन एज अ जूनियर. एंड ऑल्सो आई यूज्ड द टाइम फॉर होली दिवाली वेकेशंस. हमारी वेकेशंस होती हैं समर्स में, विंटर्स में, उसमें मैंने अपनी लीगल कंसेप्ट्स को बहुत होन करा, मैंने 1 मिनट वेस्ट नहीं करा. एंड देन आई बिकेम इंडिपेंडेंट. एंड इंडिपेंडेंट होने के बाद केसेस 1-2 होते थे, महीने में 1-2 केसेस लगते थे, और हफ्ते में 1 लग जाए और 2 हफ्ते में कॉन्जिक्यूटिवली 1-1 लग जाए, तो आई यूज टू कंसिडर दैट एज अ माइलस्टोन. But recently, after 3rd or 4th year, I started getting many cases and I started making money, which double the money in 1 month, which I used to make in 1 year. तो फिर तब थोड़ा अच्छा लगने लगा. Okay. अभी I have matters every day. I have matters 10 to 15 matters listed every day minimum. तो for a guy who was hoping के हफ्ते में 1 केस लग जाए और फिर उसमें डेट लगती थी सीधे 2 महीने बाद की, तो देयर इज़ नो सर्टेनिटी कि अभी इस 2 महीने क्या करें. तो ऑफकोर्स पढ़ाई करते थे और सारा खुद का सेल्फ डेवलपमेंट था, बट नाउ तो उसकी एक खुशी मिलती है, बट दैट ऑल्सो मेक्स यू मिजरेबल बिकॉज 15 केसेस देन यू हैव टू स्टडी मोर. डेफिनेटली. सो फैमिली लाइफ सब बैलेंस हो जाता है मतलब? फैमिली है ही नहीं ना. फिर भी पेरेंट्स को भी टाइम देना होता है, सिबलिंग्स को भी देना होता है. अभी जो अटैचमेंट है इन माई माइंड इज देयर, आई एम देयर फॉर देम, आई एम प्रोटेक्टिव ऑफ देम, बट ऐसा मेरे को नहीं है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ही है. अभी आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम्स विथ माई बुक्स एंड माई करियर, माई नुआंसेस ऑफ लॉ. सो सर, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में आपको ऐसा क्या लगता है कि बहुत लैग कर रहा है या वो बहुत जल्दी चेंज होना चाहिए? I think the primary need of the hour for judicial system is the number of judges. The population to judge ratio has to increase because the issue becomes systemic because of the volume of cases. For example, let's say you are recording this podcast. You're recording this podcast, one podcast every week. So for 5 days you prepare for this podcast, you brief the guest, and then you move on, and then you prepare, and then finally you spend more time editing it. You are more focused. 5 people are doing this just for one podcast per week. Then you will create a very good result. If you were to give 100 podcasts every day, you will become lax. Definitely, sir. You will start screening, okay, you know what, this probably guest is not that important, so ठीक है, इसमें ज़्यादा editing नहीं करी तो भी चल जाएगा. Or if that guest is not well prepared, then you will face difficulty because now you're relying on the guests also. Yes, sir. So this is what happens with the judges. Since there are less judges, they handle more cases. And because of that, they have to rely more on lawyers. Sometimes the lawyer of one side is well prepared, but not the other side. So that's why he has an advantage. And for the other side, the judge has to work. Sometimes both the lawyers are incompetent. So then again, it bears strain on the judicial system. So that is how the issue becomes systemic. If you overburden any system, it will start screening matters, and some of the matters will go unheard or not with that importance. And that's how delay also comes into picture. So in a systemic way, now another issue with judicial system is the government lawyers in general are not that competent because they also are handling some cases, but they don't come well prepared. Because of that, again, the burden of the judge increases because it's not, he's there to adjudicate. He's given a responsibility to do justice. So with less help from the one of the sides, he is not able to do that much justice, but he has to do justice, so he has to work harder.
So that is one of the systemic issues. And if there are more judges, then they will devote more time per case, and they will also devote more time in grooming the lawyers as to what their expectations is. Today, if you have, if there are less judges, they are also human and they have limitations. So they will be like, okay, this lawyer is not prepared, so it is not my problem. I can't solve every problem. If the lawyer Okay. comes prepared, I'm willing to help him. But if not, then I can't do everything. So that systemic issues can be resolved by hiring more and more judges. ओके, बट आई वांट टू नो कि जो पेंडिंग केसेस होते हैं, क्या वो भी ये जजेस की कमी की वजह से इतने टाइम तक पेंडिंग रहते हैं, जो सालों से चले आ रहे हैं, जिनको लगभग 30 से 40 साल हो चुके हैं? Right. तो उन पेंडिंग केसेस का क्या होता है? क्या उनकी सुनवाई होती है? So judicial system consists of judges as well as the lawyers and as well as the entire staff system which the judiciary has created. अगर एक केस में डिले होता है तो उसमें लॉयर का भी इक्वल रोल रहता है. ओके. कई बार केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अर्जेंट रिलीफ की एप्लीकेशन लगाई जाती है कि सर ये प्रॉपर्टी बिकने वाली है तो इस पर स्टे किया जाए. उसमें 2 से 2.5 साल बाद सुनवाई का मौका आता है. 2 से 2.5 साल. And many a times I've seen it is because of the lawyers, because जो अर्जेंट हियरिंग एप्लीकेशन के लिए प्रेस कर रहा है वही एडजर्नमेंट ले लेता है 5 बार, सामने वाला 2-4 बार एडजर्नमेंट ले लेता है, और ऐसे करते करते 2-2.5 साल निकल जाते हैं. दे फाइल एप्लीकेशंस आफ्टर एप्लीकेशंस. सो जजेस आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, बट because there is so much volume on the judge also, judge is like, if the party himself is not interested, probably the litigant also is not updated with the lawyer, then they also sometimes let it slide. So it is more on the lawyer and little on the judge. कई लोगों से सुना है कि जजेस को पार्टीज में जाना या किसी की शादी में जाना अलाउड नहीं होता. Right. तो पब्लिक जो फंक्शंस होते हैं, ऐसा मतलब रियल में होता है या फिर ये सब मिथ है? बिल्कुल रियल में होता है. जजेस आर put on a pedestal. Okay. They are considered and are supposed to be inert. Inert is something which does not react with others. So they are kept that way so that it also looks to the society that justice is being done. Not just justice is done, it should look like justice is being done. Okay. If they say them hanging out with the builders in the party, no one will believe that this case, in that case, justice was done. Okay. Even though it was done. अंडरस्टूड. सो जजेस बायस्ड होते हैं, करप्ट होते हैं? आई कांट से करप्ट होते हैं, बट डेफिनेटली एवरी जज हैज़ अ बायस. सम जजेस आर लिबरल, some are reasonable and balanced, some are strict, and some are adamant also that this type of case I am not going to grant bail, or in this type of case I will not grant a stay. Everyone comes with their personal bias. If a judge has been elevated from the bench, then he will have a different bias and different strength also. Whereas if some judge has come elevated from the bar, so he understands the problems of the bar or the vantage point of the bar. So they have bias. Sometimes they have their ideological biases also. How they have political biases also. So bias is there in a judge, but of course, since they are sitting there, they keep their biases aside while doing justice. But bias does come into picture when a judge is adjudicating any case. ओके. तो सर ठीक है, जजेस बायस नहीं होते हैं या होते भी हैं, बायस तो होते हैं. तो कोर्ट रूम में जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है या सीरीज़ में दिखाया जाता है कि सामने जज बैठता है, आसपास लॉयर्स होते हैं, जो अक्यूज्ड होते हैं, सस्पेक्ट होते हैं, वो कटघरे में होते हैं. Right. तो क्या ये सिनेरियो रियल में भी होता है कोर्ट रूम में, या फिर इससे डिफरेंट होता है जो सीरीज़ में हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है? ऐसा ही होता है आइडियली ज़्यादातर सिनेरियोज में, बट कई बार इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से ज़रूरी नहीं है कि कटघड़ा हो. उधर पे कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है वहीं पे, एंड सिम्बॉलिकली ही इज़ अंडर ओथ. तो इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस नहीं हो तो ऐसा ही सिस्टम रहता है. ओके. बट येस, फॉर सम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस
थोड़ा ऊपर बहुत हो नीचे जाए। चलता है, यस। ओके। तो कोर्ट में जो लॉयर्स और जज के बीच रिलेशनशिप होता है, जो उनका कनेक्शन होता है, वो कैसा होता है? क्योंकि हमने कुछ लाइव वीडियोस भी देखे हैं जो आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जो हाई कोर्ट के लाइव वीडियोस होते हैं जहाँ पर जजेस लॉयर्स पे चिल्ला रहे होते हैं, Right. या पुलिस जो आईओ होता है उस पर चिल्ला रहे होते हैं। तो क्या उनको अलाउड है ये करना? क्या इससे एक लॉयर अपनी ईगो पे ले सकता है, या फिर उसके काम करने के तरीके पे फ़र्क पड़ सकता है? इसके बहुत सारे कंसिडरेशंस हो सकते हैं। समटाइम्स जजेस राइट रीजंस की वजह से भी चिल्लाते हैं। समटाइम्स आईओ को बुला के, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुला के उसे इसलिए डांटते हैं क्योंकि रिकॉर्ड देख के पता चल जाता है उसने किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करी है, या उसने बहुत ज़्यादा ही इनकॉम्पिटेंट चीज़ें करी हैं। तो जो आप हाई कोर्ट के वीडियोस देखते हैं तो उसमें हाई कोर्ट अपनी एक सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा होता है। ओके। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सुपरवाइज कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ जैसे पुलिस या फिर अदर अथॉरिटीज़ क्या कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनको बुलाया जाता है अगर लगता है कि इसने बहुत गलत किया है, और उसे थोड़ा डांटा जाता है ताकि लोगों को भी एक एग्जाम्पल सेट हो और वो दोबारा ये नहीं करे, सो दैट ही नोज के एक्शंस कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेस। ओके। वेयरएज जहाँ तक लॉयर्स की बात रहती है, कई बार हार्मलेस भी होता है बिकॉज इतना काम है तो वर्क गेट्स टू देम, एंड कभी कभार गुस्सा Definitely. निकल आता है। बट कभी कभार गुस्सा जायज़ भी होता है क्योंकि कुछ लॉयर्स बिना पढ़े केसेस फाइल कर देते हैं जो नहीं करने चाहिए थे, जो बेतुके होते हैं, या कुछ ऐसी बात कर देते हैं। तो वो चलता रहता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और सीखने के लिए ही कई बार करते हैं तो वो भी ठीक है। इन जनरल जजेस डू एक्ट विथ नोबिलिटी विद द लॉयर्स, और कभी कभार चलता है। ओके। किसी केस के अकॉर्डिंग सही लॉयर कैसे चुने? क्या उसके एक्शंस होते हैं? कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि कोई रेटिंग्स नहीं होती हैं गूगल पे या फिर जैसे ऐप्स की रेटिंग्स होती हैं, बट आप किसी जो लॉयर को एंगेज कर चुका है उसके थ्रू अगर आप एक रिव्यू लेके जाएं कि मैंने इससे काम कराया था, इसका काम अच्छा है, मार्केट में इमेज है कि ही ईमानदार है, तो आप उस लॉयर को चूज़ कर सकते हैं। और अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है फिर भी एंड आपके पास टाइम है, तो यू गो टू द कोर्ट and see कि which lawyer is arguing how much, how well, how many cases he is handling in a day. तो फिर आप वैसे ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। तो नॉर्मल पीपल्स जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं? यस। ओके, दैट्स गुड। कई बार परमिशंस लगती हैं, बट अब तो यूट्यूब पे आ जाता है, हाई कोर्ट तो यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग रहती है। अदरवाइज यू कैन गो इन एनी कोर्ट एंड ऑब्जर्व द प्रोसीडिंग्स। ओके। सो सर, एनी ब्रूटल केस जो आपके साथ, आपके सामने आया हो या आपने लड़ा हो और उसमें जस्टिस आपने दिलाया हो, या फिर आपको लगा हो कि नहीं इसको जस्टिस मिलना चाहिए, ये केस मेरे लिए ही है, मैं इसे परस्यू करूँगा? सो एक बहुत ही ब्रूटल मर्डर का केस मेरे पास आया था। उसका सर तोड़ दिया था, पैर बुरी तरीके से तोड़ दिए थे, शोल्डर वॉज गॉन, 15 लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा था। सबके पास से कोई ना कोई वेपन बरामद हुआ था जिस पे खून लगा हुआ था, एंड FSL रिपोर्ट भी बोल रही थी कि ह्यूमन ब्लड ही है। बहुत सारे आई विटनेसेस भी थे। तो जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ था उसके भाई की तरफ से आई वॉज ऑब्जेक्टिंग फॉर द बेल, कि इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि बहुत ब्रूटल मर्डर है। एंड बिकॉज दे वर बिल्कुल देहात के लोग थे, बहुत ज़्यादा समझते नहीं थे चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा उनकी फाइनेंशियल वेलबींग भी नहीं थी। सो आई वॉज चार्जिंग वेरी नॉमिनल फीस, एंड दीज अक्यूज्ड वर वेरी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। उनके पास अच्छी पॉलिटिकल बैकिंग थी और दे हैड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो, एंड ऑल ऑफ देम हैड एंगेज्ड वन बिग लॉयर्स। सबने अपने अपने लॉयर्स करे थे, सब बड़े बड़े लॉयर्स आए थे। एंड दीज पीपल केम टू मी सेइंग कि सर हमारे पिछले लॉयर ने हमारे साथ मिल गया है, विच आई डिड नॉट बिलीव, और आई वॉज नॉट कंसर्न विद कि मिला है या नहीं मिला है। दे गेव मी द केस एंड आई चार्ज वेरी नॉमिनल फीस, एंड एवरी टाइम द मैटर वॉज गेटिंग लिस्टेड, सामने वाले क्लाइंट की तरफ से जो उनका कोई परिवार वाला मुझे फ़ोन करके बोलता था कि सर आप उस केस में ऑब्जेक्ट मत करना, या आप लूक वॉर्म ऑब्जेक्शंस करना, वी विल पे यू सम मनी। आई नेवर गॉट अ कॉल फ्रॉम द लॉयर्स और द अदर साइड, बट वहाँ के थ्रू फ़ोन आता था। सो
But even though I was being charged nominally, I was charging nominally, I did not say anything. I just deferred them कि हाँ सर ये है, मैं तो वैसे ही कम ऑब्जेक्ट करूँगा. बट इन द एंड आई ऑब्जेक्टेड वेरी वेहीमेंटली और उनमें से किसी को भी बेल नहीं मिली. Okay, that's great. सो आई थिंक फॉर द ब्रदर ऑफ द डिसीज्ड उसके लिए बड़ी बात होगी. आई जस्ट आर्ग्यूड द केस. ऑफ कोर्स जस्टिस तो कोर्ट ने दिलाया, बट आई फील आई डिड माई जॉब देयर. स्पेशली कि आई डिड नॉट सकम टू दोज टेम्पटेशंस कि सर आप ये पैसे ले लो, हम जो भी आपका कर देंगे. आई डिड नॉट सकम टू दैट. दैट आई फील इज माई पार्ट इन गेटिंग जस्टिस सर्व्ड. सो जो मर्डर ब्रूटल केस होते हैं वहाँ जस्टिस मिलता है या फिर पॉलिटिकल पावर और मनी के पावर की वजह से जो अक्यूज होता है वो छूट जाता है? ऐसा होता है, नो डाउट्स ऐसा होता है. कई बार ऐसा होता है कि जो अग्रीव्ड पर्सन है वो आके बोल देता है कि सर ये तो था ही नहीं. वो खुद ही आके बोल देता है. पॉलिटिकल प्रेशर जजेस पे भी लगाया जाता है. दे मे नॉट सकम, बट विटनेसेस पे भी लगाया जाता है. किसी पे भी एफआईआर अगर होती है और जब तक आप वहाँ पहुँचते हैं तब तक आप ये मान के चलिए कि पुलिस अक्यूज से, अभियुक्त से मिल चुकी होती है और पूरी मशीनरी उसकी हेल्प करने में लगती है. पुलिस अभियुक्त से पूछती है कि आप इतने पैसे दे पाओगे तो हम आपकी मदद करेंगे, नहीं दे पाओगे तो नहीं करेंगे. जिसके पास पैसे हैं वो दे देता है तो पुलिस उसकी मदद में लग जाती है. जिसके पास नहीं होते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है अब तू हमारी हेल्प नहीं कर रहा है तो हम चार्जशीट भी लेट फाइल करेंगे, तू जेल में रहे. तो सर जो एक्सपीरियंस्ड लॉयर होते हैं और जो अपर क्लास के लॉयर्स होते हैं, पुलिस का उनके साथ बिहेवियर कुछ और होता है. और जो न्यूबीज़ होते हैं, जो इंटर्न्स होते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पुलिस का उनके साथ बिहेवियर अलग देखा जाता है. देखिए अगर एक टियर 1 लॉयर है या एक्सपीरियंस्ड लॉयर है, दैट मीन्स वो कम से कम 5-10 सालों से प्रैक्टिस कर रहा है. अब वो सालों से प्रैक्टिस कर रहा है उसी शहर में, तो वहीं के पुलिस से उसका वार्तालाप होता रहता है, जानना सुनना होता रहता है. कई बार उनसे वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं. इतने केसेस हो जाते हैं कि उनके हर थाने में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन रहता है. तो दैट मेक्स देम फ्रेंडली और कंफर्टेबल विद द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. दैट नेसेसरीली डज नॉट मीन कि दोनों मिल जाते हैं. बट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के मन में एक थोड़ा कंसर्न ये भी रहता है कि आज नहीं तो कल ही विल क्रॉस एग्जामिन मी एंड ही कुड बी ब्रूटल विथ मी. तो वो थोड़ा सा एक रहता है उनमें कि इनके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, नहीं तो मेरी लाइफ कल को डिफ़िकल्ट नहीं हो जाए. एक थोड़ा लिहाज भी रहता है सीनियर लॉयर्स हैं करके. वेयरएज यंग लॉयर्स के साथ करते हैं थोड़ा सा, बट ऐसा नहीं करना चाहिए उनको. मतलब होता है थोड़ा बहुत होता है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं. लॉयर्स आर ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट इवन बाय द पुलिस. तो सर फेक और फॉल्स केसेस की तादाद कितनी है? अगर आप पर्सनल और मैरिटल डिस्प्यूट्स के बारे में बात करें तो द अमाउंट ऑफ फेक केसेस इज़ रैम्पेंट. बहुत ईजिली फेक केसेस फाइल होते हैं और बहुत ईजिली सामने वाला परेशान भी होता है. और एक नॉर्मल आदमी के लिए फेक केस बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि वो ये चीज़ों से डील नहीं करता है. वो अपनी सैलरी लेता है और अपने डे टू डे अफेयर्स में बिजी रहता है और कोर्ट कचहरी जाना इट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग. तो फेक केसेस जो भी लीगल सिस्टम को थोड़ा भी समझता है या समझ जाता है तो वो मिसयूज तो करता ही है. एंड काफ़ी कुछ सपोर्ट उनको एग्जीक्यूटिव मशीनरी से भी मिल जाता है तो उनकी हिम्मत और बढ़ती है. तो यस, वेरी रैम्पेंट आई वुड से, स्पेशली इन दैट फील्ड. ज़मीन को लेके लड़ाई होती है. राइट. जो ज़मीन को लेके फेक केसेस हो जाते हैं कि इन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, या कोई बड़ा पॉलिटिशियन या फिर कोई बड़ा बिल्डर होता है वो किसी गरीब की ज़मीन पे कब्जा कर लेता है. तो ऐसे सिनेरियो में जब वो छोटा आदमी उसके अगेंस्ट केस फाइल करने जाता है. टॉकिंग ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल स्केल, ऐसा होता है जो बेचारा गरीब है वो जस्टिस सिस्टम को ज़रूरी नहीं है अफोर्ड कर पाए. क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द आइडिया ऑफ जस्टिस, अवेलिंग जस्टिस कैन बी वेरी एक्सपेंसिव. और अगर बिल्डर के पास, बिकॉज बिल्डर लॉबी है, उसके पास पैसा है, तो जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है उनकी हेल्प करती है बिकॉज दे ऑल्सो हैव समटाइम्स ग्रीड कि यार हमें कुछ पैसे आ जाएंगे और बाकी वो अपना जो भी गरीब व्यक्ति वो अपना अपील में देख लेगा.
बिल्डर अगेन गोज टू द एपेलेट अथॉरिटी, उधर से भी कुछ मामला कर लेता है तो वहाँ से भी वो बच जाता है। ही गोज इन सेकेंड अपील, उधर कर पाए नहीं कर पाए तो गरीब आदमी उधर से भी हार जाता है कई बार। हाउएवर व्हेन दैट मैटर गोज टू द हाई कोर्ट देन कंसिडरेशंस आर डिफरेंट, देन इट्स नॉट दैट ईजी फॉर द बिल्डर। बट गरीब आदमी के लिए डिफ़िकल्टी ये रहती है कि बेचारा 3 राउंड ऑफ लिटिगेशन के बाद जब तक वो हाई कोर्ट पहुँचता है तब तक वो फ्रस्ट्रेट भी हो चुका होता है, थक भी चुका होता है, पैसे भी ख़त्म हो चुके होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि उसको बहुत अच्छा कोई लॉयर मिल जाए इतने कम पैसों में। तो ही हैज़ लॉस्ट फेथ इन जुडिशियल सिस्टम। ओके, और जस्टिस मिल भी जाता है तो उससे वो सेटिस्फाई नहीं रहता, नहीं, happy नहीं रहता है। जस्टिस किन सिनेरियोज में मिलेगा कि इन 3 स्टेजेस में ही कोई एक ऐसा ऑफिसर है जो कहता है कि नहीं ये गलत है तो मैं नहीं करूँगा। ओके, आप बिल्डर हो या गरीब व्यक्ति हो, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। एट एनी स्टेज ऐसा कोई भी हडियल अगर ऑफिसर है देन ही विल गेट जस्टिस। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रास रूट लेवल पे ऐसे लोग हों ताकि लोगों को ऊपर जाने में दिक्कत नहीं हो।